अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हानान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। आज की वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हाउस जॉब में मैंने कैसे जो है ना अपनी रोटेशंस को सिलेक्ट किया था और क्या बीता मेरे हाउस जॉब पे। तो सबसे पहले जब मेरी हाउस जॉब स्टार्ट होती है तो तकरीबन 1 महीने पहले ना उससे फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने कोई नहीं सोचा कि मैंने कौन सी रोटेशन लेनी है, और 1-2 दिन पहले ही बस मेरा ख्याल आया कि यार मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि यार सर्जरी बहुत पसंद है और न्यूरोसर्जरी तो मुझे ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद है। तो मैंने जाना था न्यूरोसर्जरी में, तो मैंने हाउस जॉब की रोटेशन ना इसी हिसाब से लेनी है। अब हमें जो है ना ये नहीं पता था कि मेरिट का बहुत ज़्यादा जो है ना चक्कर होता है हाउस जॉब के अंदर। जो हमारे वार्ड्स है उनकी मुख्तलिफ नंबरिंग थी। जैसे मेडिसिन के अंदर जो है ना वार्ड 7 था, वार्ड हमारा 10 था, वार्ड 11 था। हमने इस हिसाब से देखना होता था कि कुछ जो प्रोफेसर बहुत अच्छे थे उनमें जो सारे अच्छे लोग थे वो चले जाते थे, फिर जो पीछे कुछ रह जाते होते थे वो फिर सेकंड नंबर पे ले लेते थे, जो बिल्कुल एंड पे बचते थे तो वो बिल्कुल ही माठा वार्ड ले लेते थे। सबसे पहली जो मेरी रोटेशन मैं चाहता था कि मैं मेडिसिन जो है ना वो मुझे मिल जाए, तो मुझे मेडिसिन मिल गई। दूसरा सबसे मज़े की बात थी, जो मेरे दोस्त थे वो भी मेरे साथ थे। सो हम सारों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हमने कौन सी लेनी है ताकि जो है ना हमारा कोई स्पोर्ट ग्रुप रह सके, क्योंकि पहली दफ़ा जो है ना हम इस फेज़ में एंटर हो रहे थे तो थोड़ा सा एक डर था, हिचकिचाहट थी। लेकिन यह है कि जब सारे दोस्त इकट्ठे हों तो फिर वो डर और हिचकिचाहट ख़त्म होकर दोस्त मतलब हंसी मजाक में बदल जाती है। और दूसरी फिर रोटेशन जो मैंने चूज़ की वो मैंने एनेस्थीसिया चूज़ की थी। और जो तीसरी रोटेशन थी वो मेरी सर्जरी थी, और मैंने जो उसमें सर्जरी के साथ अलाइड चूज़ की थी वो मैंने वही अपनी फेवरेट न्यूरोसर्जरी चूज़ की थी। अब ये सारी रोटेशंस तो चूज़ की क्योंकि हम 4 रोटेशन चूज़ करनी होती है। तो सबसे पहले ये रहती है कि मेडिसिन मैंने क्यों चूज़ की। तो मेडिसिन मैंने सबसे पहली रोटेशन इसलिए रखी थी क्योंकि हमें पता चला था कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो मुझे पता था कि मेरा 1 महीना पूरा एंजॉय करके बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास एनर्जी थी। तो मैंने सोचा कि मुझे टफ़ जो चीज़ है ना उसको सबसे पहले काउंटर करना चाहिए, और मेडिसिन के अंदर ये मुझे सारी जो एनजीज, फोलीज और ये सारी चीज़ें जो है ना आईवी लाइन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और एक दफ़ा मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो पूरी मेरी जो हाउस जॉब है ना वो ईजीली गुजर जाएगी। तो इसलिए मैंने जो है ना अपने लिए मेडिसिन जो है ना वो पहले चूज़ की थी। फिर एनेस्थीसिया मैंने क्यों चूज़ किया था, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं बेसिकली जो है ना मेरा सर्जरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे उसका शौक़ था, और मैंने जाना भी सर्जरी के अंदर था, मैंने सोचा हुआ था। तो मैंने यही सोचा कि मुझे उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ मिलेगी। तो मेरी फ़र्स्ट जो है ना वो एनेस्थीसिया रखा इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अगर मैंने एज ए सर्जन अपनी सारी लाइफ काम करना है तो जो लोग मेरे साथ साइड बाय साइड काम कर रहे होंगे सारी ज़िंदगी एनेस्थीसिया की टीम, उनका मुझे पता होना चाहिए कि उनकी क्या थिंकिंग है, वो कैसे एनेस्थीसिया की इंडक्शन होती है, कैसे आउट होता है पेशेंट, और बेसिकली वो कैसे मैनेज करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। जिसको समझने के लिए मैंने एनेस्थीसिया को चूज़ किया। अब जो और इस न्यूरोसर्जरी तो मैंने इसलिए चूज़ की कि न्यूरोसर्जरी मेरी फेवरेट थी, और इस तरह मुझे एक आइडिया हो जाना था कि मैंने न्यूरोसर्जरी को कैसे परसू करना है, कहाँ परसू करना है। तो ये थोड़ा सी थिंकिंग प्रोसेस थी जो कि मैंने सोची कि मैंने हाउस जॉब अपनी कैसे करनी है। अच्छा, अब हाउस जॉब मैं आपको बता दूं कि आपको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि हर चीज़ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है। सो मेडिसिन में जाएंगे तो आप किसी अलग चीज़ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, एनेस्थीसिया में जाएंगे तो किसी अलग चीज़ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितने एक्सपीरियंसेस हुए। तो सबसे पहले जो मेरी रोटेशन थी वो थी मेडिसिन। अब मेडिसिन जो है ना वो 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा टफ महीने थे, इस हिसाब से कि उसमें हमारा मॉर्निंग राउंड भी था, हमारा इवनिंग राउंड भी था। और इवनिंग राउंड जो है ना बाकी जगह इतना नहीं होता था, लेकिन क्योंकि हम मेडिसिन में थे तो उन्होंने कहा हुआ था कि जोन सा हाउस ऑफिसर जिसने मॉर्निंग में बेड देखा हुआ है वही इवनिंग में भी आके इसको देखेगा। तो बेसिकली चाहे आपकी कॉल हो ना हो, आपने इवनिंग में पहुंचना ही होता था। फिर हमारी हर तीसरे दिन जो है ना वो कॉल होती थी। किसी दिन 24 आवर्स कॉल है, किसी दिन 12 आवर्स कॉल है। तो बस दरमियान में एक दिन आपका रेस्ट का आता था, फिर आपने पहुंच जाना होता था कॉल के लिए। और उसके बाद फिर दरमियान में हमारी एमरजेंसीज़ भी थी। तो 2-2, 3-3 दिन हमारी एमरजेंसीज़ भी आती थी कि कोई हमारी इमरजेंसी 12 आवर्स की होती थी। अच्छा दिन होगा तो
8 आवर्स की होती थी, लेकिन मतलब ये नहीं कि हर दूसरे 3 या तो इमरजेंसी कॉल चल रही होती थी या हमारी वार्ड कॉल चल रही होती थी। तो अच्छी खासी ना ये हेक्टिक रोटेशन थी, और वो कि आप 1 महीना बिल्कुल अय्याशी करके आए हो और ज़िंदगी में आपने कभी कोई काम ना किया हो इस तरह का सख्त, और यकदम जो है ना आपको डाल दिया हो। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना एनजी का, ना फोलिस का, ना IV कैनुला किस तरह पास करना, और ये बड़ी बेसिक चीज़ें थी। फिर मैंने यही सोचा कि बस मैंने एनजी को बहुत अच्छी तरह करना है, फोलिस को बहुत। फिर हम सारे सीनियर से पूछते रहते कि सर एनजी का बताएं, फोलिस का बताएं। तो सीनियर कहते देखो भाई, हम जो है ना, हम हैं PGR, और आपका काम है कि आप अपने सीनियर हाउस ऑफिसर सीखो। अब आपको बताता हूँ कि हाउस ऑफिसर ना 2 कैटेगरी के होते हैं। एक वो होते हैं कि जो फ़ौरन गए होते हैं, और एक कुछ हाउस ऑफिसर होते हैं जिनकी ये लास्ट रोटेशन होती है। बेसिकली उन्होंने ज्वाइन बाद में किया होता है, तो उनके कोई 15 दिन या महीना जो है ना एक्स्ट्रा पड़ा होता है। फिर हम उनके पीछे चलते थे कि सर हमें आप कुछ सिखा दें। फिर वो हमें कुछ थोड़ा बहुत बताते थे, फिर हमें गाइड करते थे कि सीनियर्स को इतना भी भाव नहीं देना है, किस तरह आपने हाउस जॉब को लेके चलना है। खैर फिर उन्होंने हमें एनजी सिखाई, फोलिस सिखाई, IV कैनुला सिखाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें आ गई। अच्छा, अभी इतना ज़्यादा टफ था, चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन 1-2 चीज़ें जिन्होंने मुझे बड़ी हेल्प आउट की थी, एक तो ये थी कि मेरी एनर्जीज़ फुल थी। मैं अभी छुट्टियाँ गुजार के आया हुआ था, तो मेरे 3 महीने जो है ना मतलब गुजर गए, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा, दोस्त जब साथ थे ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा टाइम गुजर गया। क्या कोई हादसा भी होता था तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम उसको डील कर लेते होते थे, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते थे, आपस में हंसी बात कर लेते होते थे। अच्छा, जो मेडिसिन के अंदर जो है ना मेरी काफ़ी चीज़ों के मैंने फ़र्स्ट देखा। सबसे पहले तो पहली दफ़ा जो है ना हमने एनजी डालना सीखी, फोलिस डालना सीखी। बाज़ का जो स्टार्ट के दिन है, मुझे ज़्यादा कि हमारी आपस में लड़ाई हो जाती थी। वो कहता था कि मैंने एनजी डालनी है, वो कहता था नहीं मैंने एनजी डालना है। और ये शुरू में क्योंकि हर बंदा सीखने के चक्करों में था, और बाद में तो बस जो है ना वो कह रहे होते थे कि यार तू डाल दे भाई, तू डाल दे। और पहली जो मैंने ना वो डेथ देखी अपने मेडिसिन के दौरान, एक बहुत यंग पेशेंट था, तकरीबन होगा 30 इयर्स का। उसने हाफ वीट पिल ली थी, लड़ाई शड़ाई हुई, और वो बिल्कुल जो है ना सही था। हम लोग कह रहे थे कि सर आपने इसको क्यों रखा। उसने कहा कि यार ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग के लोग होते हैं ना, इनमें सडन जो है ना कार्डिक अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनको तो उनको सडन जो है ना कार्डिक डेथ हो जाती है। ये लग ठीक रहे होते हैं, लेकिन होनी हमने इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि यार मतलब ये सही पेशेंट को रखा हुआ है, वो पेशेंट हंस रहा है, बातें कर रहा है, और उसके अपने माँ बाप से कह रहा है। फिर यकदम रात को मेरी कॉल ही थी, तो 3 बजे के गए, तो वो बिल्कुल जो है ना लाइफलेस पड़ा हुआ था। बाद हमने काफ़ी देर CPR किया उसका, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। ज़्यादा जो है ना वो मतलब वहाँ परेशानी हुई, और वो बड़ा उसकी अम्मी रोती रहीं, और जो उन्होंने हमें CPR करते हुए देखा था उन्हें बड़े गले हमें लगाया, और ये मेरी पहली डेथ थी। और मतलब बड़ा मैं परेशान हुआ कि यार मतलब कैसे ज़िंदगी चली जाती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो है ना हम पहला मैंने अपने बेड का फेलियर भी देखा। तो हुआ ही हो कि मेरा एक बेड पे पेशेंट था, तकरीबन 30 डेज़ तक ना वो मेरे पास एडमिट रहा। उसको मेनिंजाइटिस था स्फीयर, लेकिन पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही थी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हमने LP करने की कोशिश की, तो LP उसकी हो ही नहीं रही थी, ड्राई थी बिल्कुल। लंबर पंक्चर जो है ना, बेसिकली वो स्पाइन 2 वर्टिब्रल की बोन्स होती हैं उनके दरमियान हमने सिरिंज डालनी होती है, जो कि हमारे स्पाइनल जो है फ्लूइड होता है, या समझ लें कि जो हमारा CSF होता है, उसको हमने एनालिसिस करना होता है कि उसका कि हमें पता चल जाए कि किस किस्म का उसको इन्फेक्शन है। जब वो हमारे से नहीं हो रहा, तो फिर मैं न्यूरोलॉजी वालों के पास गया। न्यूरोलॉजी वालों को बताया कि सर वो एक पेशेंट है, वो जो है ना वो उसकी हम लंबर पंक्चर नहीं कर पा रहे, आप काइंडली आए। फिर वो आए, फिर उन्होंने एक सिरिंज लगा के जो है ना उसको सक किया, तो उसकी इतनी थिक पस थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ये इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है ना। हमने उसकी एंटीबायोटिक्स, उसकी एग्रेसिव हमने एंटीबायोटिक्स रखी, लेकिन आखिरकार जो है ना वो 30 डेज़ बाद ना वो एक्सपायर हो गया। तो ये एक पहली चीज़ थी जो मुझे पता चला कि आप चाहे जितनी मेहनत भी कर लेना, कुछ टाइम आएगा कि आपको फेलियर जो है ना इनएविटेबल है, वो होना ही होना है। ये एक फेलियर का लेसन था जो मैंने सीखा। फिर जो है ना हमारा पहली जो है ना हमारी ग्रुपिंग भी होगी। तो हमारे कुछ दोस्त थे, वो कुछ सीनियर्स के फेवरेट बन गए, और हम लोग जो है ना कुछ सीनियर्स के फेवरेट बन गए। अब जो मेरे जो दूसरे जो दोस्त थे जो कि दूसरे ग्रुप के अंदर थे, उसी ग्रुप के अंदर रजिस्ट्रार भी था,
अब वो लोग रजिस्ट्रार जो है ना उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी थी। तो ईद के दिन हमें पता चल रहा है कि यार हमारी सारी ड्यूटीज़ लगी हैं, दूसरे ग्रुप की ड्यूटी नहीं है। तो हम फिर लड़ने पहुंच गए कि सर ये आपने अच्छा नहीं किया। हमारी पहली दफ़ा जो है ना वो तू मैं भी वहीं हुआ, और वहाँ पहली दफ़ा जो है ना हमारी प्रॉपर ग्रुपिंग हुई। वहाँ हमें पता चला कि सियासत कैसे करनी है और सियासत में क्या होता है कि हम तो मासूमों की तरह जो है ना अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और एक बंदा जो है ना वो बड़ा फ़ायदा उठा गया ड्यूरिंग ग्रुपिंग, और बड़ा मेरा करीबी दोस्त था जिसने फ़ायदा उठाया। बाद में बड़ा हम उसे कहते थे कि यार तूने अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो अपनी ड्यूटियाँ माफ़ करवा ली हैं तूने ईद पे। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको उससे इंटरव्यू करवाऊँगा। खैर वो यूएस में होता है। हम पहला बैच थे, तो आपको पता है पहला बैच बड़ा एनर्जेटिक होता है। मैंने आपको पहले बताया कि हम फुल ऑफ एनर्जी थे। हर बंदा लड़ रहा था कि मैंने एनजी करनी है या मैंने आईवी कैनुला पास करना है। फॉलिस में हमारी लड़ाई नहीं होती थी। सो वो लोग बड़ा हैरान होता है कि यार ये कितने एनर्जेटिक लोग हैं, क्योंकि उनके पास पहले आए हुए थे आखिरी रोटेशन के लोग। आखिरी रोटेशन में लोग पूरा साल हाउस जॉब करके थक चुके होते हैं, खुश हुए हमसे, हमें डिनर पे लेके जाते थे। अच्छा, इस सारे ड्यूरेशन के अंदर जो इतनी ज़्यादा हेक्टिक शेक्टिक और वो हो गया, मैं आपको बताऊं ज़िंदगी में कभी मेरा जो है ना वेट लॉस नहीं हुआ। और अगर मैंने कभी वेट लॉस किया तो मैंने अपने ऊपर इतना जबर किया ना, तब जाके कहीं वेट लॉस होता है। और ये पहली दफ़ा ऐसा था कि मेरा अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा था। तकरीबन 10 kg जो है ना मेरा वेट लॉस हो गया। इस ड्यूरेशन के अंदर जो आपस में दोस्ती होना और सीनियर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होना ना, बड़ा मेमोरेबल था ये टाइम। और मेरा ख्याल है कि हाउस जॉब की रोटेशन जो है ना शायद बेस्ट रोटेशन थी हमारी। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमारा टाइम आ गया एनेस्थीसिया के अंदर। अब एनेस्थीसिया जो है ना वो टोटली डिफरेंट था। एनेस्थीसिया के अंदर जो है ना वो वार्ड वाला प्रोग्राम नहीं होता। बेसिकली जो है ना मुख्तलिफ जगह होती हैं जहाँ हमने जाना होता है। तो कुछ जगह ओटी को भी एनेस्थीसिया वाले कवर कर रहे होते हैं, कुछ लेबर रूम को भी कवर कर रहे होते हैं, कुछ आईसीयू को भी कवर कर रहे होते हैं। तो जब मैं ईटीटी सीख रहा था ना, तो हर दफ़ा मुझे एनेस्थीसिया वाले कहते थे कि किसने डाली है। मैंने कहा सर मैंने डालनी है। अब हर दफ़ा जो है ना मैं ईसोफेगस के अंदर ईटीटी डाल देता था। अब मैं सामने से उठाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था कि यार कौन से ये उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट ईसोफेगस के अंदर तकरीबन 7-8 दफ़ा जब ये हो चुका ना, तो फिर आखिरकार 9वीं दफ़ा एक रेजिडेंट ने मुझ पर रहम खा के मुझे बताया कि यार आपने एलिवेट करना होता है इस तरह ब्लेड को, तो तब जाके आपका जो है ना ट्रेकिया विजिबल होगा। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईटीटी मेरी ठीक होगी। और बहुत सारे लोग वो जो है ना आपको बूस्ट करेंगे कि यार हमने पहली दफ़ा ईटीटी सही डाली, हमने ये सब कुछ जो है ना वो हर बंदा फेलियर से गुजरता है। मल्टीपल अटैम्प्ट्स होती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कभी। ये जो सारे जो बूस्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो जो परेशान होते हैं ना उसको छुपा रहे होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर आप एक दफ़ा प्रोसीजर करते हैं वो ठीक नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी आपसे, लेकिन परेशान नहीं होना बिल्कुल। ये सब के साथ होता है और ये नेचुरल चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्पाइनल एनेस्थीसिया की, अच्छा लेबर रूम में था तो हमारा जो है ना स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर ना सी सेक्शन होता था। अब मुझे बड़ा शौक था। अब मैं हर बंदे से कहता हूँ यार मैंने स्पाइनल देना है, मैंने जो है ना ये मुझे इसको मैंने 100 पूरा करना है। अब हुआ ये कि मेरा ना 70 स्पाइनल एनेस्थीसिया मैंने दे दिया। मैं हर दफ़ा काउंट भी करता था मैंने कितने स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिए। अच्छा, मेरा 70 हो गया ना, मैं बड़ा खुश हो गया। तो एक दिन मैंने अपने सर को बताया कि सर मैंने 70 स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया। सर ने भी कहा यार ज़बरदस्त, अब तो तू बहुत मतलब माहिर बन गया। मैंने कहा जी सर, अब तो हालात ये हो गए बस हम आंखें बंद करके भी डाल दें तो CSF आ जाता है। खैर फिर हुआ ये कि जब 71 था ना मैं उस पर अड़ गया। 71 के बाद तकरीबन 72 भी नहीं हुआ, 73 भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या वजह थी कि मैं तकरीबन 6-7 स्पाइनल एनेस्थीसिया मेरे नहीं, एक पूरी रात जो है ना मतलब मेरे से स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लग रहा। और मैं परेशान हो गया कि शायद मेरी कोई बात पकड़ी गई, अल्लाह ताला ने स्पेशल पकड़ ली है मेरी। खैर फिर मुझे पता चला कि जब लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन के अंदर कर रहे होते हैं तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो थोड़ा मूव कर लेता है, और मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। खैर फिर मैंने अपनी ये प्रॉब्लम सर से डिस्कस की, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ना ये वाला डिप्रेशन नहीं है, ये एक नेक्स्ट डिप्रेशन होता है जो आपने फील करना होता है, और आप उसको फील कर रहे हो लेकिन आप उस स्पेस में नहीं डाल रहे। खैर फिर वो स्पेस में डाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। तो इस बात से मैंने जो अपने हिसाब लगाया कि भाई बहुत ज़्यादा शौकी मानने की ज़रूरत नहीं होती, और बाज़ का शौकी जो है ना वो आपको बताती है कि 71वां स्पाइनल आपका हट जाता है। अच्छा, और फिर मैंने फ़र्स्ट CVP भी अपनी डाली, तो हमें पता चला कि एनेस्थीसिया के अंदर ना अगर आप जो टेक्नीशियन है उसको थोड़े से अमाउंट दे दो ना तो वो आपको CVP डलवा देता। अब हम लोग पैसे मतलब मैं स्पेशली पैसे लेके घूमता था कि यार मुझे थोड़ी ना CVP मैंने ज़रूर डालनी है कि हाउस जॉब में मैं डाल के जाऊँ।
खैर वो बंदा मुझे मिला नहीं। आखिर में तकरीबन जब 10 दिन रह गए तो मुझे पता चला कि यार ये बंदा जो है ना ये वाला बंदा है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर प्लीज़ मुझसे CVP डलवाना है। उन्होंने कहा कि हम 28 लेते हैं। मैंने कहा सर उसकी कोई फ़िक्र नहीं, आप मुझसे बस डलवाएं। खैर उसने एनेस्थीसिया के अंदर ही ना मुझसे CVP डलवा दी और मैं बड़ा खुश था कि यार मैं ऐसा हाउस ऑफिसर हूँ जो CVP डाल लेता है। और फिर कुछ अर्से बाद मुझे एक CVP की बड़ी जो है ना खौलनाक स्टोरी भी पता चली। वो हुआ यूँ कि एक जो है ना रेजिडेंट था, वो CVP पास कर रहा था। तो जब CVP लाइन जो है ना उसने इंसर्ट कर दी, तो जो हमारी गाइड वायर होती है जो हमें गाइड कर रही होती है कि वो गाइड वायर जो है ना उसने रिमूव नहीं की। और वो गाइड वायर रिमूव होते होते ना वो इतनी मतलब यानी कि अंदर चली गई और स्पीयर वेना केवा के अंदर, और उसके बाद उस पेशेंट की थोड़ा कॉटमी होनी पड़ी। तो एक डिस्ट्रेसिंग चीज़ भी थी उस रेजिडेंट के लिए भी, और हम मतलब जो हम डालते होते थे उसके बाद फिर हम थोड़े केयरफुल हो गए। कॉम्प्लिकेशंस जब होती हैं तो आपने ज़रूर जो है ना मतलब कोई सीनियर हो आपके साथ, और एज अ हाउस ऑफिसर आप कोई भी जो है ना वो मिस्टेक इस तरह की अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि यू आर नॉट ट्रेंड। सो पहले तो हम OTA के साथ कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लेते होते थे, फिर CVP डालना, उसके बाद फिर हम लोगों ने बिल्कुल ही जो है ना इस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया। अच्छा, और उसके बाद फिर मेरी एनेस्थीसिया के अंदर ही पहली दफ़ा स्टाफ से भी लड़ाई हुई, क्योंकि एक स्टाफ थी वो ICU की स्टाफ थी, बहुत पुरानी थी, और वो हमें बार बार जो है ना तंग कर रही थी कि आप ये हाउस ऑफिसर हैं, आप ये काम नहीं करते, वो नहीं करते। तो हमारी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर जब हम अगले दिन शिकायत लेके पहुँचे अपने HOD के पास, तो हमें पता चला कि HOD की बड़ी फेवरेट हैं और उसने हमारी पहले शिकायत लगा ली है। तो हम वहाँ से उल्टे जो है ना हमें डांट खा के हम वापस आए। और इसके बाद जो है ना एनेस्थीसिया के बाद मेरी सर्जरी के अंदर आई, जो कि बड़ी एक सख्त वार्ड था। मैंने सबसे ज़्यादा टफ वार्ड लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे सर्जरी का पता चले। तो आपको पता है कि सख्त वार्ड लेना है तो फिर आपको उसके मज़े भी उठाने पड़ेंगे। तो मेरी ऐसी शदीद बेइज्जतियाँ हुई ना जो मेरी पूरी रोटेशन में और कहीं नहीं हुई। उसकी वजह शायद ये थी कि बाकी वार्ड्स के अंदर ऐसे पता चल जाता है लोगों को कि जो है ना कि ये काम करने वाला बच्चा है, इसको इतना ज़्यादा नहीं डांटना, और वो थोड़ा बहुत लिहाज भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ड्यूटीफुल है। या इन सर्जरी के अंदर तो हर बंदा ही ड्यूटीफुल था क्योंकि वो इतना सख्त वार्ड था कि अगर आप ड्यूटीफुल नहीं है तो आपको छोड़ते नहीं थे। अच्छा, जो मेरी पहली शदीद बेइज्जती हुई ये हुई कि मेरे पास स्टैम्प नहीं थी। अब उन्होंने कहा स्टैम्प बनवानी है। अब हम हाउस ऑफिसर थे, हमने कहा भाई हमारे का काम है स्टैम्प बनाने का, हम इतने छोटे हैं, ठीक है, हम सबसे छोटे हैं वार्ड के अंदर, हमने क्या करना है। अच्छा, एक दिन जो है ना रजिस्ट्रार साहब आके, जो कि एडमिन रजिस्ट्रार थे, उन्होंने आके चेकिंग शुरू कर दी। उन्होंने मेरे बेड पे देखा कोई स्टैम्प नहीं। फिर उन्होंने मुझे वो मेरी बेइज्जती की कि बड़ी मुश्किल है मुझे इस तरह की बेइज्जती याद करना कि मेरे पूरे मेडिकल प्रोफेशन में उस तरह की बेइज्जती हो। तो वो 5-10 मिनट मुझे खड़ा करके उन्होंने बस, खैर छोड़े। तो बात यह है कि आपकी बेइज्जतियाँ होंगी, परेशान नहीं होना। आप हाउस ऑफिसर हो, बस नाम के ऑफिसर हो, बाकी ये है ना कि बेइज्जती के लिए आप ही एड एंड बचा करोगे। सो परेशान नहीं होना अगर बेइज्जती हो। और दूसरी बेइज्जती तब हुई जब प्रोफेसर साहब वार्ड राउंड कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपेंडिसेक्टमी की है? मैंने कहा जी सर मैंने कर ली है। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर ये बताओ कि बायोप्सी के लिए भिजवाई थी? मैंने कहा हाँ जी भिजवाई थी। तो फिर उन्होंने क्यों भिजवाई थी? मैंने कहा सर वो इन्फ्लेमेशन देखने के लिए। कहते नहीं ये तो बात नहीं है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने इस पर लताड़ा मुझे कि तुमने अपेंडिसेक्टमी में की, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसके अंदर कोई कार्सिनोमा हो सकता है, कितने % में ट्यूमर हो सकता है, कार्सिनाई ट्यूमर हो सकता है। इस तरह करके मुझे काफ़ी उन्होंने डांटा जट। ये वाली हुई। उसके बाद जो है राउंड भी बड़ा सख्त होता था और अच्छा खासा जो है ना खैर बेइज्जती हो जाती थी। फिर एक दफ़ा इस तरह करके हुआ कि एक पेशेंट था, उसको ब्लड चाहिए था, बहुत ज़्यादा सीरियस था वो। मैं भाग के गया ब्लड बैंक, मैंने उस पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करना चाहा। मैंने मतलब काफ़ी देर उसके लिए स्ट्रगल करता रहा, आखिरकार ब्लड मिला। मैं भाग के वापस लेके आया, मैंने ब्लड दिया। जब मैं ब्लड दे कर वापस जब वार्ड में आया तो जो वार्ड में PGR थे उन्होंने ये पता ही नहीं था कि मैं जो है ना सारा टाइम उस पेशेंट के लिए ब्लड ढूंढता रहा। उन्होंने कहा तुम कहाँ गायब थे, ये वो, बग़ैर सुने जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट वो पंजाबी मुझे विद गालियाँ जो है ना वो लताड़ते रहे। सो इस पर बात बताने का मकसद यही है कि आपकी मुख्तलिफ़ टाइम पे ना आपको मतलब आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। वो क्योंकि आप MBBS से आए होते हैं, आपकी कभी इतना ज़्यादा हुई नहीं होती, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ऑड फील होता है। तो अगर कभी हो जाए तो परेशान नहीं होना और दिल छोटा भी नहीं करना। यहाँ जो है बाजू का जो है ना लोग आपके साथ बुरी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपने बर्दाश्त करके नेक्स्ट टाइम कभी किसी सीनियर को बताएं कि सर ये इस तरह करके हुआ है और ये ठीक नहीं था, उस टाइम चुप कर जाना है आपने, ठीक है। अब एज अ बड़ा ब्रदर मैं आपको यही एडवाइस कर सकता हूँ।
और बाकी ये है कि गलत काम कभी हम नहीं करेंगे, और ये भी आपने आपको पास होना चाहिए कि कोई बंदा भी चाहे जितना बड़ा हो वो गलत चीज़ का कह रहा है आपको करने के लिए तो उसको साफ मना कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांट भी दे तो डांट उसकी सुन लें, लेकिन गलत काम हमने कभी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो है मेरी जो फर्स्ट जो है ना, मैंने अपेंडेक्टमी भी सर्जरी के अंदर की, फर्स्ट ट्रेकियोस्टमी भी की, काफ़ी सर्जिकल प्रोसीजर्स भी वहाँ किए, सिस्ट रिमूव भी की। अच्छा, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आया, वो स्टिच लगवाने के लिए था, मेरी फ़र्स्ट ड्यूटी थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि चलो जी स्टिच लगाओ। और मुझे स्टिच लगाना इतना नहीं आता था, अगर हम CVP डालते थे तो वो इस तरह का स्टिच नहीं होता था, बस उसमें आपने हल्की सी स्किन लेकर उसको कर देना होता था। अब ये एक फुल फ्लैज लेसिरेशन थी, नीचे से जो है ना आपकी जो है ना मसल्स नज़र आ रहे थे, तो मैं अब उसको स्टिच कर देता, और तो वो पेशेंट के अगर एजेस प्रॉपरली स्टिच ना हुए थे तो फिर जो है ना उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होनी थी। तो मुझे इस बात का शायद आइडिया था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर मैंने ये नहीं करना, तो फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा वो हंसे भी और काफ़ी मेरा मजाक भी उड़ा, लेकिन मैंने कहा सर मैंने ये नहीं करना। जब आपको कभी लगे कि एक पेशेंट जो है ना आप उसको बेनिफिट नहीं दे सकते, तो बजाय इसके कि अपने आप को प्रूव करने के, जस्ट बैक डाउन, वो एक इंसान है, हो सकता है आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिले किसी और तरीके से। अच्छा, इसके बाद अब मेरी जब सर्जरी ख़त्म हो गई तो मैं न्यूरो सर्जरी के अंदर आया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अच्छा, अब जो है ना जो न्यूरो सर्जरी थी ना वो मेरी फेवरेट थी। न्यूरो सर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टफ केसेस वगैरह आते हैं। तो एक पहली दफ़ा मतलब हुआ कि सारी रोटेशन के अंदर ना मुझे सख्त प्रेशराइज्ड मैं फील कर रहा था। एक तो पेशेंट की पुअर प्रोग्नोसिस थी, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो ट्यूमर्स के वो सर्वाइव ही नहीं करते थे, वो OT जाते थे, वहीं से एक्सपायर हो जाते थे। रोज़ जो है ना 2 या 3 एक्सपायरीज हो जाती थी, कभी 4 एक्सपायरीज हो रही हैं, कभी 5 एक्सपायरीज हो रही हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो सेटबैक था ना वो मेरे लिए एक सीनियर थे, जो एक सीनियर थे ना ड्यूरिंग रोटेशन। खैर वो मुझे बात आज तक नहीं भूली। जब मैंने उनसे डिस्कस कभी किया तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा सर मैं ना न्यूरोसर्जरी में आना चाहता हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैंने MBBS में भी देखा है, मैंने ये चीज़ मूवी भी देखी है, मैंने न्यूरो एनाटमी को बड़ा अच्छी तरह पढ़ा है, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं न्यूरोसर्जरी बनूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाम के साथ न्यूरोसर्जन है। तो बजाय इसके कि मुझे इनकरेज करते, तो मतलब उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार न्यूरोसर्जरी के अंदर ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतने कम्युनिकेशन स्किल हैं। तो मैं उसके बाद साइलेंट हो गया। उसके बाद मैंने जो है ना मतलब मैं वहाँ से उठ के आ गया। तो मैं वैसे कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरे अंदर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो थोड़े से और बेहतर तरीके से मुझे ये बात अंडरस्टैंड करवा सकते कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, कि हो सकता है आप बेहतर हो जाओ कम्युनिकेशन के अंदर। लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम्हारे लिए बेहतर, तो मुझे फिर उस बात का हुआ कि जब किसी बंदे का ड्रीम हो तो यू हैव नो राइट कि आप उस ड्रीम को जो है ना स्टॉप लगाओ या आप उस ड्रीम के में हर्डल क्रिएट करो। मल्टीपल इंजरीज होती थी, फेस की इंजरीज थी, जो हेड इंजरीज के साथ पेशेंट आते थे तो काफ़ी ज़्यादा वो फजी भी होते थे, परेशान भी होते थे। तो दूसरा हमारा वार्ड ऐसा था कि उस पूरे के पूरे वार्ड के अंदर ना डॉक्टर्स कम होते थे और पेशेंट ज़्यादा थे। कोई 130 पेशेंट्स हैं, कभी 140 पेशेंट्स हैं, और एक हाउस ऑफिसर होता था ड्यूटी पे और एक PGR होता था। PGR सारा दिन ऑपरेशन थिएटर में, और हाउस ऑफिसर ही कभी इमरजेंसी में जाके पेशेंट्स को चेक कर रहा है, कभी वार्ड में पेशेंट चेक कर रहा है, कभी वो पेशेंट बुला रहा है, कभी वो पेशेंट बुला रहा है। 24 घंटे इमरजेंसी चल रही है। तो न्यूरो सर्जरी करना बहुत ज़्यादा जो है ना टफ कंडीशन थी वहाँ। तो मैंने जो अपनी मूवी देखी थी गिफ्टेड हैंड्स बेन कार्सन की, वो मुझे कहीं नहीं मिली उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। सो आपको जैसे बताया कि हाउस ऑफ से पहले ना मुझे न्यूरो सर्जरी करने का बहुत शौक था। तो ये हाउस ऑफ करने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे न्यूरो सर्जरी अगर करनी है ना तो मैंने पाकिस्तान की बेस्ट जगह से न्यूरो सर्जरी करनी है। तो इस लिहाज से फिर मैंने किसी से पूछा कि मैंने कहा यार सबसे अच्छी जगह कहाँ है न्यूरो सर्जरी करने के लिए। तो फिर मुझे किसी ने बताया, मेरी कज़न ही थी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें न्यूरो सर्जरी करनी है ना हनान, तो तुम्हें जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो एट द एंड भी मैंने यही सोचा कि मैंने न्यूरो सर्जरी जो है ना वो एक बेस्ट जगह से करनी है। लेकिन ये न्यूरो सर्जरी का मेरे अंदर ख्याल कैसे आया? ये ख्याल जो है ना वो बहुत पहले से चल रहा था, MBBS ईयर से। मैंने वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि जिसमें मैंने कैसे सोचा कि मैंने न्यूरो सर्जन बनना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।